Welcome student again in our class. Last period you have to learn about lithosphere and hydrosphere. Today we will learn about atmosphere and biosphere. Atmosphere means वातावरण. The sphere of air that wraps the earth from all sides is called atmosphere. Atmosphere का मतलब होता है कि जो वातावरण है वो अर्थ को चारों तरफ से एक कवर करके रखा है. चारों तरफ से जो एयर ने उसको कवर करके रखा है उसको कहते हैं वातावरण. इट एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. जमीन की सतह से 1600 किलोमीटर ऊपर तक ये जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटेंड है, फैला हुआ है. इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली द नेक्ड आई लाइक लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. ये जो एटमॉस्फेयर है हम लोग लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर की तरह खुली आंखों से नहीं देख सकते. जैसे लिथोस्फेयर को देख सकते हैं, हाइड्रोस्फेयर को देख सकते हैं, बट वी कांट सी नेक्ड आई टू atmosphere. Atmosphere is comprised of many various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganism, etc. जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें कई मतलब पदार्थ से बना हुआ है, जैसे गैसेस है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वाटर वेपर यानी पानी की भाप जो होती है, जो उससे बाष्पीभवन होता है, वो है धुआं. डस्ट पार्टिकल्स और नमक और छोटे छोटे जीव जंतु से, ये सब इससे मतलब एटमॉस्फेयर में सब इंक्लूड होते हैं. एटमॉस्फेयर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. जो एटमॉस्फेयर है वो उसका कोई कलर नहीं है, उसकी कोई खुशबू नहीं है, और वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है. वो हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है बट वी कैन सी ईच अदर, सो इट इज़ ट्रांसपेरेंट. सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है, ये सब घटक मिले हुए हैं. इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस. लगभग इसमें एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन से बना है, 21% ऑक्सीजन है इसमें और 1% अदर गैसेस है. When we go higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases, the atmosphere decrease. जैसे जैसे हम लोग अर्थ की सतह से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो गैसेस की मात्रा है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट गैसेस है वो डिक्रीज होती जाती, कम होती जाती है. उसकी मात्रा कैसी होती है, कम होती जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज़ फाउंड मोर इन लोअर लेयर ऑफ द अर्थ. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत उसकी जो वो हैवी है, इसलिए वो लोअर लेवल में ही उसकी मात्रा ज़्यादा है. ओजोन गैस कंप्राइज ऑफ ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर. अब ये जो वातावरण में जो हवा में जो ओजोन गैस है उसकी मात्रा बहुत ही कम है और है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस गैस एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ सन. ये जो ओजोन गैस है ये जो सन से हमें जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उसकी इंटेंसिटी, उसकी प्रबलता को बहुत ही उसको मतलब कम करती है, उसको ऑब्जर्व करती है. और जो अर्थ पर आने वाली सन की जो बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सेसिव ज़्यादा गर्मी को वो रिड्यूस करती है. क्या करती है, हमें उस गर्मी से बचाती है. कौन, ओजोन गैस. It gas is more in proportion in the morning in the open ground and in the air near the sea. ये जो गैस है ना हमें ज़्यादातर कब मिलेगी, मॉर्निंग टाइम पे, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे there is a few people and vehicles also few, so we should always walk morning during morning time, because on that time we get ozone gas or it is very important gas, so we will always walking in a morning time. Okay students, gases like oxygen and nitrogen keeps the living creature on the earth alive. जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है इन्होंने अर्थ पर सजीव सृष्टि को जिंदा रखा है. इन्हीं के कारण ये दो जो गैस है, टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके ही कारण अर्थ पर जो सजीव सृष्टि है वो अलाइव है. नाइट्रोजन reduces the intensity of oxygen
जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करती है। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो पानी है, वाटर, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण घटक है। जो एटमॉस्फेयर में जो पानी का जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट्स एंड मिक्सिस विथ एयर विच इज नॉन एज मॉइस्चर। जो ज़्यादा गर्मी के कारण पानी में वेपर होता है, इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होकर वो जो मॉइस्चर होता है वो हवा में मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, और उसको मॉइस्चर के रूप में जाना जाता है। भेज, नमी, ह्यूमिडिटी के नाम में हम लोग जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कोल्ड कंड। अब जो ये प्रोसेस होने के बाद जो ये जो वेपोरेशन जो मिक्स हो जाता है एयर में, उसके बाद ये कूलनेस हो जाता है। तो ये जो कूलनेस हो जाता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। Various form of moisture like dew, fog, clouds and precipitation are due to अब कंडेंसेशन के कारण क्या क्या मॉइस्चर में होता है, जैसे कि ड्यू मीन्स पाला, और हिंदी में बोलते हैं पाला, और इन गुजराती झाकड़। ये अर्ली मॉर्निंग में आप लोग वी कैन सी ऑन द ग्रास एंड ऑन द लीव्स। तो ये जो आपको बीड्स की तरह, मोती की तरह जो शाइनिंग होती है ना, उसको बोलते हैं ड्यू। और फोग, फोग मीन्स धुंध, कोहरा, क्लाउड्स बादल, प्रेसिपिटेशन बादल, पानी के रूप में, ये सब कंडेंसेशन के कारण होता है। The effect of atmosphere is seen on human beings in every aspect of life, such as in their food habits, clothing, habitat, color, economic activity, etc. अब ये जो एटमॉस्फेयर की जो असर होती है वो ह्यूमन लाइफ की लाइफस्टाइल पर, उनके खान पान पे, उनके रहन सहन पर, उनके कपड़ों पर, उनके ऑक्यूपेशन पर, एक्टिविटी जो होती है, कल्चर एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब की असर, एटमॉस्फेयर की असर ह्यूमन लाइफस्टाइल पर पड़ती है। जैसे एज लाइक कोल्ड रीजन में लोग वुलन कपड़े पहनते हैं, वहाँ का जो व्यवसाय हो, जो ऑक्यूपेशन होता है वो अलग होता है, वहाँ के लोग का कलर भी फेयर होता है। एज लाइक जो हॉट रीजन वाले होते हैं वहाँ पे कॉटन क्लोथ पहनते हैं, और उनका जो कलर होता है थोड़ा सांवला होता है, क्योंकि सन हीट ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा होता है, सन स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उन लोग का जो रहन सहन होता है, खान पान होता है, ये सब अलग अलग होता है। वहाँ का ऑक्यूपेशन भी अलग होता है। और एज according to physiography people has a lifestyle different. Okay students, many dust particles are seen in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं। जब आप ऐसे वी कैन सी, जब आप लोग को देखना हो तो अर्ली मॉर्निंग में जब सनराइज अंदर आती है, यू नो सनराइज इज एंटर स्ट्रेट लाइन। तो जो विंडो में कभी आपको कोई होल होता है, उसके अंदर से जब वो एंटर करती है आपके घर में, तो उसके उतने से पोर्शन में बहुत सारे आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते। तो इस तरह डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होते हैं। और वी कैन सी स्प्रेडिंग ऑफ सनरेज आर विजिबल ड्यू टू दीज पार्टिकल। जब ये डस्ट पार्टिकल्स में सनरेज आती है, जब पड़ती, तब हमें वो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। इट इज़ ड्यू टू डस्ट पार्टिकल दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट एंड इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज। इसी के कारण, डस्ट पार्टिकल्स के कारण ही अर्ली मॉर्निंग में जल्दी से ब्राइटनेस नहीं होती है, और इवनिंग में बहुत जल्दी डार्कनेस नहीं होती, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसके कारण धीरे धीरे मॉर्निंग में ब्राइटनेस आती है, और जैसे इवनिंग होती है तो डार्कनेस भी धीरे धीरे टर्न होती है। The sunrays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun. इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स की मदद से जो सन रेज की जो रिफ्लेक्टेड होता है, परावर्तित किरणें पहले इन पर पड़ती है, इनकी वजह से फिर वापस जाती है, उसकी वजह से, जिसको बोलते हैं परावर्तित किरणें, ये डस्ट पार्टिकल की हेल्प से ही वापस जाती है, और फिर हम उनकी जो सनरेज होती है, सनलाइट होती है, उसको रिसीव करते हैं। We are able to listen to the sound due to the presence of atmosphere. एटमॉस्फेयर के कारण ही हम लोग को आवाज़ सुनाई देती है। विदाउट, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो वी कांट हियर ईच अदर्स वॉइस। दैट इज़ वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। इसी के कारण जो हम रेडियो में सॉन्ग सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, जो भी साउंड सुनते हैं, और टेलीकास्ट जो टेलीविज़न में जो भी टेलीकास्ट होता है, ये सब एटमॉस्फेयर के कारण ही पॉसिबल है।
Now we come biosphere. Okay, students, the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists, known as biosphere. जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों का जो डेवलप हुआ है, और वो तीनों का डेवलप जो जिस पर हुआ है उसको बायोस्फेयर. बायोस्फेयर में लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है. ओके स्टूडेंट्स, बायोस्फेयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फेयर ऑन द अर्थ. बायोस्फेयर जो है अर्थ का बहुत ही जो चारों जो 4 स्फेयर है उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्फेयर है बायोस्फेयर. अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फेयर. अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसमें बायोस्फेयर है. अदर प्लैनेट में बायोस्फेयर नहीं है. ओके, बायोस्फेयर इंक्लूड्स वेजिटेबल्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बीइंग. बायोस्फेयर में वेजिटेशन का इंक्लूड होता है, समावेश होता है, एनिमल्स का, इंसेक्ट का, ह्यूमन बीइंग्स का. जो सजीव सृष्टि है वो बायोस्फेयर में है, और लिविंग भी है और नॉन लिविंग, दोनों तरह का बायोस्फेयर में इंक्लूड होता है. वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग फ्रॉम बायोस्फेयर. हम लोगों को कई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और खाने की चीज़ें हैं वो सब हमें बायोस्फेयर में से मिलता है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स. हम लोग वेजिटेशन और एनिमल के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं, हमारा जीवन संभव नहीं है. बायोस्फेयर इज द बेस फ्रॉम बेस ऑफ अवर एक्सिस्टेंस एंड लिविंग. बायोस्फेयर है ये हमारा आधार है, हमारा रहने का और हमारा जीने का आधार क्या है? बायोस्फेयर. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, नॉन लिविंग एंड लिविंग. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर फॉर्म द नॉन लिविंग पार्ट. अब ये जो लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और एटमॉस्फेयर है ये नॉन लिविंग पार्ट है. वाइल प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इन द लिविंग थिंग. और जो एनिमल्स हैं, प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है और ये सजीव सृष्टि है. तो बायोस्फेयर में आप स्टूडेंट समझ गए कि इसमें नॉन लिविंग भी है. इट इज 2 पार्ट्स डिवाइडेड into 2 parts, non living and living. Okay, lithosphere, hydrosphere and atmosphere is form the non living part, while the animals and microorganism, plants included in the living world. Student, think if any elements in the living world is destroyed. living world में कोई elements, कोई घटक अगर destroy हो जाए, खत्म हो जाए तो क्या होगा? then that will be its इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स. क्या उसकी असर हमारे जीवन में पड़ेगी? यस पड़ेगी. अगर हम बर्ड्स नहीं देखेंगे, इंसेक्ट नहीं देखेंगे, जीव जंतु नहीं देखेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत उसकी असर होएगी. विदाउट एनिमल्स, विदाउट बर्ड्स, तो कोई भी एलिमेंट्स अगर डिस्ट्रॉय होता है तो इट विल बी इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स. फॉर इंस्टेंस, व्हाट हैपन्स इफ द बर्ड्स आर वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. कभी आप इमेज करो कि अर्थ में से जो हम लोग इतने अच्छे चर्पिंग बर्ड्स की जो सुनते हैं आवाज़, अगर ये गायब हो जाए तो क्या होगा? ओके, इमेज इट. इफ मैन हार्म्स द अर्थ बाय हिज एक्टिविटीज, देन डू यू थिंक इट विल इफेक्ट दिस स्फीयर. क्या इंसान के द्वारा जो अर्थ को हार्म्स करता है, इंसान अननोनली और नोनली जो करता है, तो अनजाने में और कभी तो जानबूझकर भी वो अर्थ को हार्मफुल करता है, तो क्या इसकी असर कोई भी स्फीयर पे पड़ती? यस स्टूडेंट, पड़ती है. जैसे कि ये नेचुरल है, मैनकाइंड है. हियर द बायोस्फीयर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर, नॉन लिविंग, मैन मेड, ऑल्सो मैन मेड. Here people, plant, trees, living, ये नेचुरल है. तो ये सब इसमें जो बायोस्फीयर में है, लिविंग भी आता है और नॉन लिविंग भी आता है. स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कि जो इंसान के द्वारा अर्थ को नुकसान पहुंचाया जाता है उसकी असर कोई भी स्फीयर पे होती है या नहीं होती? होती, बहुत असर होती. तो वी विल
study about human being, how does harmful to our earth. Human being knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. अब जो development, every country has development their mineral, नेचुरल मिनरल। अब जो ह्यूमन बीइंग है, कभी तो जानबूझकर भी और कभी अनजाने में जो कई एक्टिविटी करता है अपने डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन एक्शन कोजेज एंड इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्फेयर। ये ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती है ना, वो ही अलग अलग स्फेयर को इम्बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इम्बैलेंस। उन्हीं के कारण बैलेंस नहीं रहता है। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फेयर इज थ्रेटन। इसकी वजह से कई बार स्फेयर, इनका जो बैलेंस होता है स्फेयर का, वो कई बार मुसीबत में आ जाते हैं, संकट में आ जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ओके, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ द ट्यूब वेल्स इफेक्ट द लिथोस्फेयर एंड कॉजेज एंड इम्बैलेंस। ये जो लोग अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, आजकल हर कंट्री को वॉर का फेयर होता है और वो लोग न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं। न्यूक्लियर यानी अदर कंट्री में कोई अणु बॉम्ब डालना हो, न्यूक्लियर बॉम्ब डालना, तो उसकी टेस्टिंग होती है अंडरग्राउंड में। अब समझ लो वो जो अंडरग्राउंड में टेस्टिंग हुई तो वो उस ज़मीन को, उस सॉइल को कितना नुकसान पहुंचता होगा। समटाइम्स तो टू मच ड्रिलिंग यानी डिगिंग करना मिनरल ऑयल्स के लिए। आपको पता है वी ऑब्टेन नेचुरल रिसोर्सेज अंडरग्राउंड ऑफ द अर्थ, तो उसकी वजह से जो मैन है अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक्सेसिव ड्रिलिंग करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिगिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकालते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स निकालते हैं। इसके कारण क्या होता है, लिथोस्फेयर को बहुत ही हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है और वो जो स्फेयर है, लिथोस्फेयर, वो इम्बैलेंस हो जाता है। और समटाइम्स मैंने आपको आगे भी बताया था, जो डिजास्टर होते समटाइम्स वो होते तो नेचुरल है, बट वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो रीज़न है, वो मैन काइंड रीज़न है, क्योंकि मैन डिगिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उसके कारण जो पोलार कैप्स होते हैं अंदर, वो क्या हो जाते हैं, अंदर स्पेस ज़्यादा बनने लगता है। इस तरह से दोनों का जो ऊपर के जो लेयर है, अपर लेयर और इंटरनल लेयर है, वो दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है और उसके कारण समटाइम्स अर्थक्वेक भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, द डंपिंग ऑफ वेस्ट from villages and cities along with industrial waste into the water bodies pollute them। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो गांव से जो कचरा निकलता है उसके ढेर लग जाते हैं, और सिटीज़ उसके साथ साथ सिटी में जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, जो औद्योगिक धंधे होते हैं, उनका जो वेस्टेज होता है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है और उसकी वजह से वाटर बॉडी क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। द पोलार कैप्स है स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के कारण वो जो अंदर इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं वो मेल्टिंग होने लग जाते हैं। The oil spills from ships and disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for the hydrosphere। अब जो कई बार ऐसा होता है कि जो शिप से, जो सी रूट से जो ट्रेड होता है, तो शिप में से समटाइम्स ऑयल लाया जाता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो इस समटाइम्स क्या होता है, स्पिल हो जाता है, वो लीक हो जाता है, और वो उसकी वजह से जो केमिकल वेस्ट होता है कहाँ पर, ओशियन में या सी रूट के थ्रू लाते हैं, तो वो वाटर जो होता है ना, वो उसमें केमिकल मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से उसकी जो स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है, वो मैरीन लाइफ पर असर करती है, हाईली असर होती है, और इसकी वजह से जो हाइड्रोस्फेयर होता है, वहाँ पानी पूरा, उसका जो वाटर होता है ओशियन का, वो पॉल्यूट हो जाता है, और उसके अंडरग्राउंड जो वाटर जो ओशियन के अंडरग्राउंड में जो मैरीन लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, वो समटाइम बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये एक हाइड्रोस्फीयर के लिए बहुत ही डेंजरस है, हार्मफुल है। हार्मफुल गैसेस emitted by industries, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स पॉल्यूटेड। जो इंडस्ट्रीज़ है, जो वर्कशॉप है, वहाँ से जो हार्मफुल गैसेस जो धुआं के रूप में निकलती है, और पावर स्टेशन है, जो पावर स्टेशन यानी एनर्जी जहाँ से जनरेट होती है वो, और व्हीकल्स है, ये सब एयर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं।
the areas with the higher frequency of vehicles show increase rate of carbon monoxide in the air। जो जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं दिखाई देते हैं वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होती जाती है। इट इज़ हार्मफुल टू एटमॉस्फेयर। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीजेज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ आप लोग देख रहे हो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। जहाँ पर पहले हम लोग वी कैन सी मैनी ईयर्स अगो वी कैन सी जंगल एंड जंगल, बट दे नाउ nowadays there is many flats and multi-store building structure there, so it is a very higher frequency कटिंग ट्रीज। तो इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू कटिंग ट्रीज। जब ट्रीज कटे होंगे, पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय किया होगा, उस जगह पर ही बिल्डिंगें बनती है। तो ये एक डिफॉरेस्टेशन है। तो दैट इज़ ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑफ ऑक्सीजन। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन द एयर। जब पेड़ काटेंगे तो एवरीवन नो दिस, जो ट्रीज होते हैं वो इनहेलेशन में जो इनहेल करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो उस समय दे टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे हैव टू रिलीज ऑक्सीजन। बट जब पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इंक्रीज होगा ही हवा में, तो इट इज़ अ पॉल्यूट एयर। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्ट द, इसी तरह जो ह्यूमन एक्टिविटी है तो इस तरह वो बायोस्फीयर को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। The nurturing links of nature are endangered due to the exploitation of environment which endanger the biosphere। कुछ कई जो नेचुरल थिंग्स है, कई बर्ड्स है, कई एनिमल्स है, वो इंडेंजर में आ गए। हमें सम प्लांट्स भी, और सम फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं, पहले जो ट्रीज़ दिखाई देते थे वो आज नहीं है, और जो बर्ड्स है जैसे स्पेरो है, सम एनिमल्स है, वो एंडेंजर में है। तो ये किसके कारण है? एक्सप्लोटेशन ऑफ एनवायरनमेंट का जो शोषण हो रहा है, जो हार्मफुल हो रहा है, उसके कारण हमारा जो बायोस्फीयर है वो भी बहुत एंडेंजर में है। सो वी शुड ऑलवेज कंजर्व our environment, we should more and more grow trees, so it will be environment saved। Students, today is your chapter is finished। Your project is find out the sources of pollution in your surrounding and study its effect as well as suggest solution to eradicate। आप अपने नियर बाय जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके बारे में स्टडी करो, और उसकी अपनी लाइफ पर या उसमें क्या असर हो, इसके बारे में आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। और जो बर्ड्स है और जो एनिमल्स है वो एंडेंजर में है, तो वो उनके नेम भी आपको फाइंड करने हैं नेट से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।